नमस्कार दोस्तों, कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी डरावनी मोड़ आ जाती है जिसके बाद से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही हुआ था एक विनोद नाम के आदमी के साथ। विनोद एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेसमैन था और उसकी पत्नी के नाम सीमा था। बड़े ही सुखी जीवन बिता रहे थे वो दोनों। उनके जीवन में इतनी खुशियाँ नहीं थी जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। देर से सही लेकिन सीमा की गोद भर गई, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन छोटी लड़की रिंकू सबकी बहुत चहेती थी। अपने पापा की जान थी वो और अपने दादा की भी। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। दोस्तों, आगे की कहानी हम विनोद की ओर से बताएंगे। दोस्तों, मैं और मेरे बच्चों का नहाना हो गया था। सब लोग खाने के टेबल पर आ गए थे। खाना हुआ और सब अपने अपने रूम पर चले गए। विनोद बाहर ही बैठा था। तभी मेरे पिताजी वहाँ पर आए। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहे हो? पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी, अपने वो नदी का पुल है ना, अरे जो बन रही है, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहाँ जाकर रहना होगा, जहाँ से आना जाना मुश्किल होगा। वैसे काम रात दिन का है तो आजकल सामानों की चोरी भी बहुत हो रही थी। मैं वहाँ रहूँगा तो सब पे मेरी नज़र रहेगी। मैं जरा सा चिंता में बोल रहा था। तो क्या हुआ, आखिर काम है तो करना ही है। कब जा रहे हो? पिताजी ने मुझे सहारा देते हुए कहा। तुम यहाँ का टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हारे लोग हैं और मैं भी तो हूँ। मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा रहूँगा। पिताजी, मैं बच्चे को यहाँ रख कर जाऊँगा। वहाँ कैसा इंतज़ाम होगा मुझे पता नहीं। आपको अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। मैं ज़रा दुखी होकर बोल रहा था। तुम जाओ और काम में ध्यान दो, यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो। पिताजी मेरे पीठ थपथपाए हुए बोले। जाने का दिन आ गया। मुझे और मेरी पत्नी सीमा को लेने के लिए गाड़ी आई। साथ में मैनेजर था, उसका नाम रघु था। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चले गए। ये कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफ़ी दूर थी। कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था और रास्ते में हरी भरी झाड़ियाँ, खेत और कभी जंगल। सीमा को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हुए थे वो भी बाहर नहीं निकले थे। मैनेजर ने वहाँ के एक जमींदार की हवेली किराए से ली थी। बंद थी तो सस्ते में मिल गई। गेट के अंदर जाते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आई। नंदू यह सफाई का काम करता था और कमला रसोई और घर की सफाई करती थी। वो दोनों हवेली के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी से सामान निकलकर अंदर ले गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर सीमा को घर दिखाने ले गई। सीमा को ये घर बहुत पसंद आया। शहर में रहने वालों को वैसे तो ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है। आते ही मुझे फ़ोन आया। मैं मैनेजर के साथ उस गाड़ी में बैठकर चले गए। यहाँ पर सीमा पूरा घर देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बना लिया। अब वो शाम को मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं आने के बाद पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खा के बरामदे में नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगे। काफ़ी देर बाद सब लोग सोने चले गए। सीमा और कमला की बहुत अच्छे से बनने लगी। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई हो, वो भी दीदी करके बुलाने लगा था। ऐसे कुछ 8-10 दिन बाद सीमा ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसका इस बात का कोई खबर नहीं था। लेकिन कमला ने सीमा को बोला, दीदी, ऐसी पुराने तहखाने में आत्माएं होती है, मैं टीवी पर देखा था। इस पर सीमा जोर से हंस पड़ी। दत्त पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते हैं।
दोनों अंदर चले गए। वहाँ पर बहुत ही धूल थी, लेकिन अंदर काम का कुछ भी सामान नहीं था, सिवाय एक कंगन मिला था, पुराने ज़माने का। सीमा को वह कंगन बहुत ही पसंद आया। वो वहाँ के जमींदार के बहू का था, ऐसा कमला ने कहा। कमला ने पहले तो सीमा को रखने से मना किया, लेकिन सीमा के जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। उसने वो कंगन सोनार से साफ करवा फिर सीमा को दे दिया। बस उसी दिन से विनोद और सीमा के जीवन में भोपाल आ गया। काम के कारण मैं कभी कभी रात को देर से आने लगा था। वहाँ पर काम जोर से चल रहा था। मुझे काम के अलावा अब कुछ सूझ नहीं रहा था। एक बार मुझे रात को देर से आई। मैंने सीमा को फ़ोन करके खाना खाकर सोने को कहा। मैं जब घर आया तब रात के करीब 12:30 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला और मैं जाकर सो गया। घर के अंदर जाते ही मुझे बाथरूम से अंदर से चूड़िया की आवाज़ें आने लगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फ्रेश होने गया तो कोई नहीं था। बाद में मैंने खाना खाया और अपने रूम में चले गए। अंदर जाकर देखा तो सीमा अपने जगह पर सोई थी। मैं उसको बिना जगाए खुद सो गया, लेकिन अचानक से मेरी नींद खुल गई। मुझे दर्द से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं आँख खोली तो सीमा बेड पे नहीं थी। आवाज़ बाथरूम के अंदर से आ रहा था। देखा कि सीमा वहाँ पर नीचे गिरी थी और दर्द से चिल्ला रही थी। मैंने उसको उठाकर बेड पर रखा। वो एक हाथ में पुरानी सी कंगन पहनी थी। मुझे ये देखकर जरा अजीब लगा। सीमा कभी भी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने के बाद मैं सीमा से कल के बारे में बात की, लेकिन सीमा को रात का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो ज़रा बीमार सी लग रही थी। विनोद ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? सीमा ने ना कहते हुए अपना मन काम में लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगता था। मैंने कहा, कमला दीदी को बाजार लेकर जाना, उनका मन भी बना रहेगा। और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। कमला ने हंसते हुए कहा। मैं अपने काम पे चले गई, लेकिन मुझे सीमा का मूड थोड़ा अलग लग रहा। साइड पे जाकर भी मेरा काम नहीं लग रहा था। मैं एक जगह पर सोचकर बैठने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था या वो सच था। इधर सीमा तैयारी करके कमला के साथ बाजार चली गई। मैंने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को घर के रखवाले में रख कर चले गए। सीमा ने गांव का बाजार नहीं देखा था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कुछ कपड़े भी खरीदे। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में लेकर और अपने गाड़ी के लिए इंतज़ार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी मैं वो अभी आता हूँ। हमने धनिया तो लिया ही नहीं, उसके बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा ना। मैं लेकर आती हूँ, आप कहीं पर जाओ मत, यहीं पर रहो। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई, देखा कि बहुत भीड़ लगी है। हल्ला हो रहा था। कुछ औरत जमा होकर जोर से चिल्ला रही थी, कैसी डायन है ये, मेरी बच्ची चुरा रही थी, मारो उसको। कमला को सीमा कहीं देखी नहीं तो वो पास में जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले हुए थे, धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे हो रखे थे। जब चेहरा सामने आया तो वो और कोई नहीं है, वो सीमा ही है। हे भगवान, दीदी आप? अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी है, बहुत बड़े घर की है, दूर हो जाओ। दीदी दीदी ओ दीदी, क्या हुआ? ये सब आपको क्यों मार रहे? अरे ऐसी औरत को मारना ही चाहिए। मेरी लड़की को अपनी कहकर उठा के भाग रही थी। एक औरत गुस्से से बोल रही थी। सीमा अपने मुंह में कुछ बोल रही थी। मेरी बच्ची मुझे दे दो। कमला को पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनकी गाड़ी आई और वो दोनों वहाँ से घर वापस आए। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम होते हुए सीमा को बहुत बुखार आया, लेकिन वो घर में ही रुकी रही। नंदू ने डॉक्टर बुलाकर लाया। उसने दवाई दी,
और चला गया। मैं आज घर जल्दी वापस आ गया, साथ में खाना भी खाया। सीमा बिल्कुल ठीक थी अब। लेकिन रात को आज भी जब विनोद को दर्द भरी चीख और चूड़ियों की आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। आज भी सीमा बेड पर नहीं थी, सीमा बाथरूम में थी। लेकिन जब मैं उसको लेने के लिए गया तो सीमा ने एकदम डरावनी आवाज़ में पलटकर जवाब दिया, ए तू दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरा खून पी जाऊंगा। उसका ऐसा रूप देखकर मैं तो एकदम डर गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने चीखना चालू किया, नंदू जल्दी आओ। नंदू और कमला भागते हुए आई। सीमा का वो डरावना रूप देखकर उसकी भी सांस रुक गई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून से लाल, चेहरा इतना भयानक था, उस पर कटने का और जलने का निशान था। कमला का तुझमें मत आ, तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर सीमा रोने लगी और बेहोश हो गया। कमला ये देख के एकदम से शून्य हो गया। वो बाहर भागी, मैं और नंदू भी उसके साथ भागी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब क्या है कमला, मुझे कुछ बताओगे? तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? मैं ज़रा गुस्से से पूछा। वो वापस आ गई है साहिब, वो वापस आ गई है अपना पुराना बदला लेने। मैं बोलूँ कि मुझे अक्का क्यों बोल, कोई दूसरा नहीं बोल सकता, एक ही थी और वो थी, वो आ गई है साहिब, अपनी लड़की की मौत का बदला लेने आ गई। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठ गया। मैं तो पूरा पागल हो चुका था। कमला क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमला ने बताना चालू किया, साहेब ये जो हवेली है ना, वो जमींदार बड़ा ही निर्दयी आदमी था। उसने अपने बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह है साहेब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद कर दिया। मैं थोड़ा शांत हो रहा था। कमला आगे बता रही थी, उस जमींदार का एक लड़का था, रौनक नाम था उसका। साहेब नाम जैसा उसका स्वभाव भी था, अपने पिता से और माँ से अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका ये स्वभाव घर वालों को बिल्कुल भाता नहीं था। रौनक को शांति पसंद थी। जो एक मजदूर की लड़की थी, वो शादी करना चाहता था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शांति से शादी कर ली। लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो ये सह किया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किया। मैं बीच में कहा, लेकिन इसमें मेरी सीमा की क्या गलती, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं बड़ा हैरान था। तभी कमला आगे बताने लगी, हाँ साहिब, इसमें सीमा दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो शांति की आत्मा वापस आ गई है साहिब, अपना बदला पूरा करने के लिए। उस शांति को एक लड़की हुई, बेचारी सारी तकलीफें सहती, लेकिन कभी घर के बाद बाहर बात जाने नहीं दिया। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन हाथापाई में शांति की लड़की बहुत जख्मी हुई। डॉक्टर ना मिलने से बेचारी बच नहीं पाई। साहिब बच्चों का दर्द क्या होता है हमसे पूछो साहिब, हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझेंगे। इतना बोलकर कमला रोने लगी। खुद को संभल कर वो आगे बढ़ने लगी। अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहिब? शांति पागल सी हो गई। लेकिन उस जमींदार ने आपका जहाँ पर बाथरूम है ना, वहाँ ज़मीन में गाड़ दिया। शांति ये सब सह नहीं कर पाए और बेचारी तड़प के मर गई। कहते हैं ना साहिब, जो तड़प के मरते हैं उनकी रूह भटकती रहती है। रौनक ये सभी से अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। वो पागल हो चुका है। उसको एक खोली में बंद रखता है वो जमींदार। बहुत प्यार करता था रौनक अपनी शांति से और बच्चे से। उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया।
उसकी लाश किसी को नहीं मिल पाया शायद। ये सब सुनकर मैं तो सुन सा रह गया। कैसे है ये लोग, और मैं अपनी बीबी को कैसे बचाऊं, यही सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को लेकर आया। उन्होंने इस समस्या का हल बताया। शांति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए पहले शांति को कहाँ गायब किया है वो देखना पड़ेगा। विनोद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। विनोद ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उनकी बीबी को नंदू और कमला के बयान पे हिरासत में लिया। शांति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत में खुदबा के शांति की लाश को बाहर निकलवाई। बाद में हवेली में जाकर बाथरूम में खुदाई करवाई। शांति और उसकी बच्ची की अस्थियां श्राद्ध में अग्नि के हवाले कर दिया। उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर सीमा कमरे में बंद थी। उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। शांति की रूह अब सीमा को छोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।